नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास चोखेर बाली का दूसरा भाग। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि पीछे की कहानी में क्या हुआ है। राजलक्ष्मी अपने बेटे महेंद्र का विवाह अपनी बचपन की सखी हरिमती की बेटी विनोदिनी से करवाना चाहती है, किंतु महेंद्र विवाह तो क्या लड़की तक देखने को राजी नहीं। थक हार कर वह महेंद्र तो नहीं माना। अंत में विनोदिनी का विवाह अपने किसी दूर के रिश्तेदार के बेटे से करवा देती है, लेकिन दुर्भाग्यवश विनोदिनी कुछ ही दिनों बाद विधवा हो जाती है। यहाँ से कहानी 3 साल बाद की दिखाई गई है। राजलक्ष्मी की एक विधवा देवरानी है अन्नपूर्णा, जिसकी एक भांजी है आशालता, जिसके माता पिता नहीं है। वह महेंद्र की शादी आशा से करवाना चाहती है, पर राजलक्ष्मी से बोल नहीं पाती। मगर महेंद्र अपनी चाची की मन की बात को टाल लेता है। वह खुद तो शादी नहीं करना चाहता था, मगर अपने एक बचपन के मित्र बिहारी को शादी करने को कहता है। फिर एक दिन दोनों लड़की देखने जाते हैं। वहां महेंद्र को आशालता बहुत पसंद आती है। वह खुद अब उससे शादी करना चाहता है। इस पर वह बिहारी को पीछे हटने को कहता है। बिहारी को भी अब लड़की कुछ पसंद है, लेकिन महेंद्र के दबाव में आकर वह पीछे हट जाता है। पर यह सारी बातें राजलक्ष्मी को पसंद नहीं आती। वह तब से ही जली भुनी बैठी थी जब से महेंद्र और बिहारी लड़की देखने के लिए चुपचाप जाते हैं। वह इन सब का दोषी अन्नपूर्णा को समझती है। आखिरकार महेंद्र की जिद के आगे सबको झुकना पड़ता है और इस तरह महेंद्र की शादी आशालता से हो जाती है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। आगे राजलक्ष्मी असीम उत्साह से बहू को गृहस्थी के कामकाज सिखाने में जुट गई। भंडार, रसोई और पूजा घर में आशा के दिन कटने लगे। रात को अपने साथ सुलाकर वह उसके आत्मीय बिच्छों की कमी को पूरा करने लगी। काफी सोच विचार कर अन्नपूर्णा आशा से दूर ही रहा करती थी। कोई अभिभावक जब खुद सारी ईख का रस चूसने लगता है, तब निराशा लुप्त बालक की रंजिश धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है। महेंद्र की भी ठीक वैसी ही दशा हो रही थी। उसकी आंखों के सामने उसकी नववधु का सारा मीठा रस गृहस्थी के कामों में निचुड़ता रहे, यह भला कैसे सहा जा सकता है। अन्नपूर्णा जानती थी कि राजलक्ष्मी जाति कर रही है, पर वे स्पष्ट रूप से और खासकर राजलक्ष्मी से कुछ न कह सकती थी। अतः एक दिन महेंद्र से ही बोली, क्यों बेटे, बहू को गृहस्थी के धंधे सिखाए जा रहे हैं? अच्छा ही तो है। आजकल की लड़कियों की तरह उपन्यास पढ़ना, कारपेट बुनना और सिर्फ मेमसाब बने रहना क्या अच्छा है? महेंद्र उत्तेजित होकर बोला, आजकल की लड़कियों की तरह रहेंगी ना? वह चाहे भली हो चाहे बुरी। मेरी स्त्री अगर मेरी ही तरह उपन्यास पढ़कर रस ले सके तो उसमें ना तो पछतावे की बात है, न मजाक उड़ाने की। अन्नपूर्णा के कमरे में बेटे की आवाज सुनकर राजलक्ष्मी सब काम धंधा छोड़कर आधम की रूखे स्वर में बोली, क्या मंसूबे गाड़े जा रहे हैं? महेंद्र ने वैसे ही उत्तेजित भाव से कहा, मंसूबे क्या होंगे? बहू को घर के धंधों में मैं नौकरानी की तरह इस्तेमाल न करने दूंगा। माँ ने अपनी तीखी जलन को दबाकर बड़े ही तीखे मगर धीर भाव से कहा, आखिर उससे कराना क्या चाहते हो? मैं उसे लिखना पढ़ना सिखाऊंगा, दो टूक लहजे में महेंद्र ने कहा। राजलक्ष्मी कुछ न बोली, तेजी से कदम बढ़ाती हुई चली गई और बहू का हाथ पकड़कर खींचते हुए महेंद्र के पास ले आई। यह रही तुम्हारी बहू, सिखाओ लिखना पढ़ना। फिर अन्नपूर्णा की तरफ पलटकर गले में अंजरा डालकर कहा, माफ करो मंजली बहू, माफ करो। तुम्हारी भांजी की मर्यादा को मैं समझ न सकी। मैंने इसके कोमल हाथों में हल्दी के दाग लगाए हैं। अब तुम इसे पोंछ पाछ कर पनी बनाकर रखो। महेंद्र को सौंपो, ये आराम से पढ़ना लिखना सीखे। नौकरानी का काम मैं करूंगी। राजलक्ष्मी अपने कमरे में चली गई और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। शोक के मारे अन्नपूर्णा जमीन पर बैठ गई। अचानक यह क्या कलह उत्पन्न हो गया? कुछ समझ न आकर लाज, भय और दुख से आशा का चेहरा फीका पड़ गया। महेंद्र बहुत नाराज हो गया। मन ही मन बोला, हुआ सो हुआ, अब से अपनी पत्नी का भार अपने हाथों लेना पड़ेगा, नहीं तो जुर्म होगा। इच्छा से ज्यों ही कर्तव्य बुद्धि जा मिली, हवा में आग लग गई।
कहाँ गया कॉलेज और कहाँ गई परीक्षा, मंत्री और सामाजिकता। पत्नी की उन्नति साधने के लिए महेंद्र उसे कमरे में जा बैठा। न तो काम का ध्यान रहा, न लोगों की परवाह। अभिमानिनी राजलक्ष्मी ने अपने आप कहा, अब अगर महेंद्र बीवी को लेकर मेरे दरवाजे पर सिर कूट कर जान भी दे दे तो मैं मुड़कर देखने वाली नहीं। देखती हूँ माँ को छोड़कर बीवी के साथ कैसे काम चलाएगा। दिन तेजी से बीतने लगे। राजलक्ष्मी के दरवाजे पर किसी अनुतप्त के पांव की आहट न सुनाई पड़ी। राजलक्ष्मी ने एक बार फिर अपने मन का निश्चय बदला। अगर माफी मांगने आएगा तो माफ कर दूंगी, नहीं तो उसे बड़ा कष्ट होगा। लेकिन माफी की कौन कहे, माफी की विनती तक न पहुंची। अब राजलक्ष्मी ने निश्चय किया कि मैं ही जाकर उससे क्षमा कराऊंगी। लड़का रूठ गया तो क्या, माँ भी रूठी रहेगी। तिमंजली पर एक कोने के छोटे से कमरे में महेंद्र सोया करता था। उसके पढ़ने लिखने का वही स्थान था। उधर कई दिनों से माँ ने उसके कपड़े सहेजने, बिस्तर बिछाने, झाड़ने बुहारने में बड़ी लापरवाही दिखाई थी। मात्र स्नेह के जिन कर्तव्यों की वह आदी रही थी, बहुत दिनों तक उन कामों को ना करने के कारण उसका हृदय भीतर ही भीतर दुखी हो रहा था। उस दिन दोपहर को एकाएक जी में आया, अभी महेंद्र कॉलेज गया होगा, इसी बीच उसका कमरा ठीक कराऊं। लौटकर वह तुरंत समझ जाएगा कि कमरे में माँ का हाथ फिरा है। सीढ़ियों से राजलक्ष्मी ऊपर गई। महेंद्र के कमरे के दरवाजे पर एक पल्ला खुला था। चौंक कर ठिठक गई। देखा महेंद्र फर्श पर लेटा पड़ा है और दरवाजे की तरफ पीठ किए बहू धीरे धीरे उसके पांव सहला रही है। दोपहर की तेज धूप में खुले कमरे के अंदर दाम्पत्य लीला का यह अभिनय देखकर राजलक्ष्मी शर्म और धिक्कार से सिमट गई और चुपचाप नीचे उतर आई। कुछ दिन सूखा पड़ने से अनाज के जो पौधे सूखकर पीले पड़ जाते हैं, बारिश आने पर वे देर नहीं लगाते, तुरंत पड़ जाते हैं और गुजरे दिनों की उदासीनता को दूर कर देते हैं। दुबला और झुका झुका भाव छोड़कर खेतों में बेहिचक अपने अधिकार को उन्नत और उज्जवल कर लेते हैं। सिर उठाकर लहरा उठते हैं। आशा के साथ ठीक यही हुआ। जहाँ उसका लहू का संबंध था, वहाँ वह कभी भी आत्मीयता का दावा न कर सकी। आज पराये घर में आकर जब उसे अनमांगे निकटतम संबंध और बेखट के हक मिला, जब लापरवाही में पत्नी उस अभागिन के माथे पर स्वामी ने अपने हाथों से लक्ष्मी का मुकुट पहना दिया, तो उसने अपने गौरव के उस स्थान को लेने में जरा भी देर न की। नई बहू में जो लाज भय होता है, उसे मिटाकर सौभाग्यवती नारी की महिमा से ही पली भर में पति के चरणों में निसंकोच अपना आसन ले बैठी। उस दिन दोपहर में उसी सिंहासन पर नई आई हुई लड़की को जाने जैसे कब की आधी हो, इस जुदाई से बैठी देखकर असहाय अचरज से राजलक्ष्मी नीचे उतर आई। अपने दिल की जलन से वह अन्नपूर्णा को जलाने गई। बोली, अरे ओ मंजली, जाकर देख जरा तुम्हारी नवाब की बेटी अपने घर से कैसा पाठ पढ़कर आई है। घर के बड़े बूढ़े आज होते तो। अन्नपूर्णा ने कातर होकर कहा, दीदी अपनी बहू को तुम शिक्षा दो, खुद संभालो उसे, मुझसे क्यों कह रही हो। राजलक्ष्मी धनुष की तनी डोरी से टंकार उठी। मेरी बहू, जब तक तुम मंत्री हो वह मुझे मान सकती है। यह सुनकर अन्नपूर्णा पैर पटकती हुई महेंद्र के कमरे में पहुंची। आशा से बोली, तो इस तरह से मेरा सिर नीचा करेगी रे। मुँह जली, शर्म नहीं, हया नहीं, समय असमय का ख्याल नहीं। बूढ़ी सास पर सारा गृहस्थी का बोझ डालकर तुम यह आराम कर रही हो। मेरा ही जला नसीब कि मैं तुझे इस घर में ले आई। कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और आशा भी सिर झुकाए आंचल के छोर को नाखून से नोचती हुई खड़ी खड़ी चुपचाप रोने लगी। महेंद्र ने कहा, चाची तुम नाहक बहू को लानत मलालत कर रही हो, उसे तो मैंने ही रोक रखा है। अन्नपूर्णा ने कहा, रोक कर कौन सा अच्छा किया है। यह बच्ची है, अनाथ है, माँ से उसे कुछ सीखने का मौका नहीं मिला। यह तुम क्या शिक्षा दे रहे हो बेटा। महेंद्र बोला, यह देखो, इसके लिए मैं स्लेट कॉपी किताब सब खरीद लाया हूँ। इसे मैं लिखना पढ़ना सिखाऊंगा, चाहे लोग मेरी निंदा करें और तुम लोग नाराज ही क्यों ना हो जाओ। अन्नपूर्णा बोली, ठीक है, लेकिन यह भी क्या है कि तमाम दिन सांझ के बाद घंटा आधा घंटा पढ़ाना भी तो काफी होगा। इतना आसान नहीं है चाची, पढ़ने लिखने में समय लगता है। महेंद्र ने सहज भाव से कहा,
अन्नपूर्णा खींचकर बाहर चली गई। आशा भी उनके पीछे पीछे जाने को हुई तो महेंद्र रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसने आशा की गीली आंखों की विनती न मानी। कहा, ठहरो, सोकर समय बर्बाद किया है उतना पूरा कर लेने दो। ऐसी गंभीर प्रकृति के श्रद्धेय मूड भी हो शायद, जो यह समझे कि सोने के चलते महेंद्र ने पढ़ाई का समय गंवाया है। खासकर ऐसे लोगों की जानकारी के लिए बता देना जरूरी है कि महेंद्र की देखरेख में पढ़ाई का काम जिस ढंग से चल रहा है उसका अनुमोदन कोई भी स्कूल इंस्पेक्टर नहीं करेगा। आशा ने अपने पति का विश्वास किया था। उसने यह समझा था कि कई कारणों से लिखना पढ़ना सीखना उसके लिए सहज जरूरी नहीं है, लेकिन पति की आज्ञा के नाते एक जरूरी कर्तव्य है। इसलिए वह जी जान से अपने चंचल और अशांत मन को संयत करती। फर्श पर डाले गए बिछौने के कोने में बड़ी गंभीर होकर बैठती और किताबों पर एक बार की झुककर सिर हिलाती हुई कंठस्थ करना शुरू कर देती। कमरे के कोने में छोटी सी मेज पर डॉक्टरी की किताब खोले मास्टर साहब कुर्सी पर बैठे होते। बीच बीच में कनखियों से छात्रा के ध्यान को देखा करते। अचानक अपनी किताब बंद करके आशा के पुकारने का नाम लेकर आवाज दी, चुन्नी। चौंक कर आशा ने उधर देखा। महेंद्र बोला, जरा दिखाओ तो देखूं कहाँ पर पढ़ रही हो। आशा को डर लगा कहीं जांच ना करे। जांच में पास होने की उम्मीद कम ही थी। परीक्षक की पुकार से दोषी की तरह आशा किताब लेकर डरती डरती महेंद्र की कुर्सी के पास जाकर खड़ी हो गई। महेंद्र ने एक हाथ उसकी कमर में कसकर लपेटकर दूसरे हाथ से किताब पकड़कर पूछा, आज कितना पढ़ लिया देखूं तो। जितनी पंक्तियों पर वह सरसरी निगाह फेर पाई थी दिखा दिया। महेंद्र ने हंसते हुए कहा, ओहो, इतना पढ़ गई। मैंने कितना पढ़ा बताऊं? उसने अपनी किताब के एक अध्याय का शीर्षक भर दिखा दिया। अचरज से आंखें बड़ी बड़ी करके आशा ने कहा, तो इतनी देर से क्या कर रहे थे? उसकी ठोटी पकड़कर महेंद्र ने कहा, मैं किसी के बारे में सोच रहा था, और जिसके बारे में सोच रहा था वही निर्दयी उस समय चारों पाठ से दीमक का मजेदार वर्णन पढ़ने में मशगूल थी। इस बेवजह शिकायत का योग्य जवाब आशा दे सकती थी, लेकिन हाय, महज शर्म के चलते प्रेम की प्रतियोगिता में झूठी हार चुपचाप मान लेनी पड़ती है। इसी से साफ साबित होगा कि महेंद्र की यह पाठशाला सरकारी या गैर सरकारी किसी भी विद्यालय के नियम से नहीं चलती। यूँ समझिए कि किसी रोज महेंद्र मौजूद नहीं। मौका पाकर आशा पढ़ने बैठ गई कि अचानक कहीं से आकर उसने आंखें मीच ली और किताब छीनकर कहने लगा, बेरहम, मैं नहीं होता हूँ तो तुम मेरी बात नहीं सोचती, किताबों में डूब जाती हो। आशा ने शिकायत की, तुम मुझे गंवार बनाए रखोगे? महेंद्र बोला, तुम्हारी कृपा से अपनी ही विद्या कौन आगे बढ़ रही है। बात आशा को बुरी लग गई। फौरन चल देने का उपक्रम करती हुई बोली, मैंने तुम्हारी पढ़ाई में ऐसी क्या बाधा डाली है? महेंद्र ने उसका हाथ थाम कर कहा, यह तुम क्या समझोगी? मुझे भूलकर तुम जिस आसानी से पढ़ लिख लेती हो, तुम्हें भूलकर उस आसानी से मैं नहीं पढ़ लिख पाता। इतनी बड़ी तोहमत। इसके बाद संभवतः ही शरद की झड़ी जैसी अचानक रुलाई और दूसरे ही क्षण एक सजल उज्ज्वलता की छाप छोड़कर सुहाग की सुनहली धूप में उसका लोप। शिक्षक ही जब शिक्षा की सबसे बड़ी बाधा हो, तब अबला छात्रा की मजाल क्या कि विद्या के वन में राह बनाकर चल सके। कभी कभी मौसी की झिड़क याद आती तो चित्त विचलित हो जाता। समझती लिखना पढ़ना तो बहाना भर है। सास को देखकर शर्म से गड़ जाती, लेकिन सास उसे कोई काम करने को न कहती, कोई नसीहत न देती। अपने मन से उनकी मदद करना चाहती तो वह कह उठती, अरे अरे कर क्या रही हो तुम, ऊपर जाओ, तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान होगा। आखिर अन्नपूर्णा ने आशा से कहा, तेरी जो पढ़ाई चल रही है वह तो मैं देख ही रही हूँ। महेंद्र को भी क्या डॉक्टरी का इम्तिहान न देने दोगी? यह सुनकर आशा ने अपने जी को कड़ा किया। उसने तनिक अधिकारपूर्ण स्वर में महेंद्र से कहा, तुम्हारे इम्तिहान की तैयारी नहीं हो पा रही है। आज से मैं नीचे मौसी के कमरे में रहा करूंगी। इस उम्र में ऐसा कठोर संन्यास व्रत, सोने के कमरे से एक बार की मौसी के कमरे में निर्वासन। ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करते हुए उसकी आंखों के कोनों में आंसू झलक पड़े। बेबस होठ कांप उठे और गला लगभग रुंध गया। महेंद्र बोला, बेहतर है,
चाची के कमरे में ही चलो, मगर तब उन्हें हमारे कमरे में ऊपर आना पड़ेगा। ऐसा ही गंभीर प्रस्ताव मजाक बन गया। आशा इससे नाराज हुई। महेंद्र ने कहा, इससे तो अच्छा है कि तुम रात दिन मुझे आंखों ही आंखों में रखो और निगरानी करो, फिर देखो कि मेरे इम्तिहान की पढ़ाई चलती है कि नहीं। बड़ी आसानी से आखिर यही बात तय हो गई। यह निगाहों के पहरे वाला काम कैसे चलता था, विस्तार से बताने की जरूरत नहीं। इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि उस साल महेंद्र इम्तिहान में फेल हो गया और आशा की अनभिज्ञता भी दूर न हो सकी। उनका यह अनूठा पठन पाठन एक बार के निर्विघ्न चलता रहा हो, ऐसा नहीं। बीच बीच में बिहारी आकर बड़ी गड़बड़ी फैला देता। महेंद्र भैया की पुकार मचाकर वह आसमान सिर पर उठा लेता। महेंद्र को उसके सोने के कमरे से खींचकर बाहर किए बिना उसे चैन न पड़ता। महेंद्र को वह बड़ी लताड़ लगा था कि वह अपनी पढ़ाई में ढिलाई बरत रहा है। आशा से कहता, भाभी निगल जाने से हजम नहीं होता, चबा चबा कर खाना चाहिए। अभी तो सारा भोजन एक ही कौर में निगल रही हो, बाद में हाजमे की गोली ढूंढे नहीं मिलेगी। हाँ। महेंद्र कहता, चुन्नी इसकी सुनो ही मत, इसे हमारे सुख से कष्ट हो रहा है। बिहारी कहता, अच्छा, सुख जब तुम्हारी मुट्ठी में है तो उसे इस तरह से भोगो कि औरों को रस्क ना हो। महेंद्र खिलखिलाकर जवाब देता, औरों के रस्क से सुख जो होता है। फिर आशा से मुखातिब होकर आनंद विभोर होकर कहता, चुन्नी जरा सी चूक से मैं तुम्हें इस गधे के हाथों सौंप रहा था। बिहारी लाल आंखों ही आंखों में उसे झिड़कता, चुप। इन बातों से आशा बिहारी पर मन ही मन कुट जाती। कभी बिहारी से उसकी शादी की बात चली थी, इसी से वह बिहारी से खिंची खिंची सी रहती थी। बिहारी भी यह समझता था और महेंद्र इसी बात का मजाक किया करता। राजलक्ष्मी बिहारी से दुखड़ा रोया करती। बिहारी कहता, माँ कीड़े जब घर बनाते हैं तो उनका उतना खतरा नहीं रहता, लेकिन जब उसे काट कर वे उड़ जाते हैं तो उन्हें लौटाना मुश्किल है। किसे यह पता था कि वह तुम्हारे बंधन को इस तरह तोड़ फेंकेगा। महेंद्र के फेल होने की खबर से राजलक्ष्मी धधक उठी, जैसे गर्मियों की प्रचंड आग लहक उठती है। लेकिन उनकी यह जलन अब खूब भोगना पड़ा अन्नपूर्णा को। घर में उसका खाना पीना और सुख आराम कठिन हो गया। एक दिन मेघ घिरे थे, बरसात हो रही थी। ऐसे में बदन पर एक सुवासित महीन चादर और जूही की माला गले में डाले महेंद्र मगन मन अपने सोने के कमरे में पहुंचा। अचानक आशा को चौंका देने के ख्याल से उसने पैरों की आवाज भी न होने दी। झांक कर देखा, पूरब की खुली खिड़की से पानी की बौछारें लिए हवा के तीखे झोंके कमरे में आ रहे हैं। दिया बुझ गया था और आशा नीचे बिस्तर पर पड़ी चुपचाप रो रही थी। महेंद्र जल्दी से उसके करीब गया और पूछा, क्या बात है। महेंद्र को करीब पाते ही वह दूने आवेग से रोने लगी। बड़ी देर के बाद महेंद्र को जवाब मिला कि मौसी से और बर्दाश्त ना हो सका, वह अपने फुफेरे भाई के यहाँ चली गई। महेंद्र को उसके जाने पर तो नहीं, मगर इस बात का अवश्य क्रोध आया कि इतनी सुहानी शाम उनके चले जाने मात्र से मिट्टी हो रही है। सोच विचार के बाद अंत में सारा गुस्सा माँ पर आया। वही तो इन सारे फसादों की जड़ है। वह बोला, हम भी वहीं चले जाएंगे जहाँ चाची गई है, देखते हैं माँ किससे झगड़ती है। और उसने नाह के शोरगुल के साथ असबाब बांधने के लिए कूली मजदूरों को बुला लिया। राजलक्ष्मी सारी बात समझ गई। वह धीरे धीरे महेंद्र के पास आई और शांत स्वर में पूछा, कहाँ जा रहा है रे। महेंद्र ने पहले तो कोई जवाब ही ना दिया, मगर 2-3 बार पूछे जाने पर बताया, चाची के पास। राजलक्ष्मी बोली, तुम्हें कहीं न जाना पड़ेगा, मैं ही उन्हें यहाँ बुला लेती हूँ। राजलक्ष्मी उसी समय पालकी पर सवार होकर अन्नपूर्णा के यहाँ गई। गले में कपड़ा डालकर हाथ जोड़ते हुए बोली, खुश हो जाओ मंजली बहू, मुझे माफ करो और घर चलो। अन्नपूर्णा ने जल्दी जल्दी उनके पैरों की धुली ली। कातर सुर में कहा, दीदी मुझे क्यों दोषी बना रही हो, तुम जैसा हुक्म दोगी वैसा ही करूंगी। राजलक्ष्मी ने कहा, तुम चली आई हो सो मेरे बेटा बहू भी घर छोड़कर यहीं आ रहे हैं। कहते कहते अपमान क्रोध और धिक्कार से वह रो पड़ी। जेठानी देवरानी दोनों घर लौट आई। तब भी वर्षा हो रही थी। अन्नपूर्णा जब महेंद्र के कमरे में पहुंची तब तक आशा का रोना थम चुका था। महेंद्र बातों से उसे हंसाने की कोशिश कर रहा था। आसार से ऐसा लग रहा था
बदले की सुहानी सांझ पूरी की पूरी बेकार नहीं हो पाई थी। अन्नपूर्णा ने कहा, चुन्नी, तू मुझे घर में भी न रहने देगी और कहीं जाऊं तो भी पीछे लग जाएगी कि मेरे लिए कहीं चैन नहीं। तीर लगे मृग की भांति आशा चौंक पड़ी। यह सुनकर महेंद्र को बड़ी खीज हुई। वह बोला, क्यों चाची, चुन्नी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अन्नपूर्णा ने कहा, एक बहू की ऐसी बेहयाई बर्दाश्त न हो सकी, तभी यहाँ से चली गई थी। फिर अपनी सास को रुलाकर मुंहजली ने मुझे क्यों बुलवाया? जीवन के काव्य अध्याय में माँ चाची ऐसी विघ्न कारणीय होती हैं। महेंद्र को इसका पता न था। दूसरे दिन राजलक्ष्मी ने बिहारी को बुलवाकर कहा, बेटा बिहारी, तुम एक बार महेंद्र से पूछ देखो, काफी समय से गांव नहीं गए, मैं एक बार बरासात जाना चाहती हूँ। बिहारी ने कहा, काफी समय से जब नहीं गई तो क्या, खैर मैं पूछ देखता हूँ महेंद्र से, मगर वह राजी होगा ऐसा नहीं लगता। जब बिहारी ने जाकर महेंद्र से इस बात का जिक्र किया तो वह बोला, जन्मभूमि को देखने की इच्छा जरूर होती है, लेकिन माँ का वहां ज्यादा दिन न रहना अच्छा होगा। बरसात के मौसम के लिए वह जगह अच्छी नहीं। महेंद्र बड़ी आसानी से राजी हो गया। इससे बिहारी कुड़ गया। बोला, माँ अकेली जाएंगी, वहां उनकी देखभाल कौन करेगा? भाभी को भी साथ भेज दो ना, कहकर बिहारी हंसा। बिहारी के इस गहरे व्यंग्य से कुंठित होकर महेंद्र ने कहा, मेरे लिए यहाँ कोई मुश्किल है क्या? मगर बात इससे आगे न गई। बिहारी इसी तरह आशा के मन को विमुख कर दिया करता, और यह जानकर कि आशा इससे कुटती है, उसे एक सूखा मजा मिलता। गांव जाने की बात तो बहाना मात्र थी। राजलक्ष्मी जन्मभूमि के दर्शन के लिए उतनी बेताब न थी। असल मकसद तो और ही था। जिस प्रकार गर्मी के दिनों में जब नदी का पानी सूख जाता है तो मल्लाह कदम कदम पर लग्गी से था लेता है कि कहाँ कितना पानी है, राजलक्ष्मी उसी तरह माँ बेटे के संबंध की था ले रही थी। उन्हें यह उम्मीद न थी कि उनके विरासत जाने का प्रस्ताव इतनी जल्दी मंजूर हो जाएगा। सोचा, अन्नपूर्णा और मेरे दोनों के घर से बाहर जाने में फर्क है। वह है मंत्र जानने वाली डाइन और मैं हूं महज माँ। मेरा जाना ही अच्छा है। अन्नपूर्णा भीतरी मतलब समझ गई। कहने लगी, दीदी जाएंगी तो मैं भी ना रह सकूंगी यहाँ। महेंद्र ने माँ से कहा, सुन लिया तुमने, तुम जाओगी तो चाची भी जाएंगी, अपनी गृहस्थी का क्या होगा फिर? राजलक्ष्मी विदेश के जहर से जर्जर होकर बोली, तुम भी जा रही हो मंजली? अरे तुम्हारे जाने से काम कैसे चलेगा? नहीं, तुम्हें तो यहीं रहना पड़ेगा। राजलक्ष्मी उतावली हो गई। दूसरे दिन दोपहर को ही तैयार हो गई। महेंद्र ही उन्हें पहुंचाने जाएगा, इसका उन्हें पक्का भरोसा था। लेकिन रवाना होते वक्त मालूम पड़ा कि महेंद्र ने उनके साथ जाने के लिए प्यादे और दरबान ठीक कर रखे हैं। बिहारी ने महेंद्र से पूछा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए क्या? महेंद्र ने लजाकर कहा, वो मेरे कॉलेज की। बिहारी ने कहा, खैर जाने दो, माँ को मैं वहां छोड़ आता हूँ। महेंद्र मन ही मन नाराज हुआ। अकेले में आशा से बोला, सचमुच बिहारी ने जाते शुरू कर दी है। वह यह दिखाना चाहता है कि वह माँ का ख्याल मुझसे ज्यादा रखता है। अन्नपूर्णा को वहीं रह जाना पड़ा, परंतु लाज, कुड़न और खींचने से वह सिमटी सी रही। चाची में यह बदलाव देखकर महेंद्र नाराज हुआ और आशा भी रूठी रही। राजलक्ष्मी मैके पहुंची। तय था कि उन्हें पहुंचाकर बिहारी लौट आएगा, लेकिन वहां की हालत देखकर वह ठहर गया। राजलक्ष्मी के मैके में महज दो एक बूढ़ी विधवाएं बच रही थी। चारों तरफ घना जंगल और बांस की झाड़ियां, पोखर का हरा हरा पानी। धुंध दोपहर में सियार की हुआ हो से राजलक्ष्मी की रूह तड़प उठती। बिहारी ने कहा, माँ जन्मभूमि यह जरूर है, मगर उसे स्वर्गदपि गृहसी तो हरगिज नहीं कहा जा सकता। तुम्हें यहाँ अकेली छोड़कर लौट जाऊं तो मुझे पाप लगेगा। ऐसी स्थिति में राजलक्ष्मी के प्राण भी मानो हाफ उठे। ऐसे में आ पहुंची विनोदिनी और उसने उन्हें पनाह दी और पनाह ली। विनोदिनी के बारे में पहले ही कहा जा चुका है, कभी महेंद्र से, और जब वह राजी ना हुआ तो बिहारी से उसके विवाह की बात चली थी। दुर्भाग्य से जिस आदमी से उसका विवाह हुआ उसकी सारी अंदरियों में प्लीहा रोग था और उसी के बढ़ने से वह दुनिया में ज्यादा दिन जीवित न रहा। उसके गुजर जाने के बाद से विनोदिनी घने वन में अकेली लता सी इस आनंद विहीन गांव में घुट घुट कर जी रही थी। वही अनाथा
रिश्ते में अपनी फुफिया सास राजलक्ष्मी के पास आई, उन्हें प्रणाम किया और उनकी सेवा जतन में जुट गई। सेवा तो सेवा, घड़ी को आलस नहीं। काम में कैसी सफाई, कितनी अच्छी रसोई, कैसी मीठी बातचीत। राजलक्ष्मी कहती, काफी देर हो चुकी बिटिया, तुम भी खाना खा लो और जाकर आराम करो। मगर वह भला कब सुनने वाली थी। बैठी बैठी पंखा झलकर बुआ को जब तक सुला न लेती उठती नहीं। राजलक्ष्मी कहती, इस तरह तो तुम बीमार पड़ जाओगी बेटी। अपने प्रति बड़ी लापरवाही दिखाती हुई विनोदिनी कहती, हमारे दुख सहे शरीर में नसाजगी को गुंजाइश नहीं। आहा, कितने दिनों बाद तो अपनी जन्मभूमि आई हो। यहाँ है भी और क्या, काहे से तुम्हारा आदर करूं, सेवा ही तो कर सकती हूँ। बिहारी तो 2 ही दिनों में मोहल्ले भर का मुखिया बन बैठा। कोई दवा दारू तो कोई मुकदमे के राय मशवरे के लिए आता, कोई उसकी इसलिए खुशामद कराता कि किसी बड़े दफ्तर में उसके बेटे को नौकरी दिला दे, कोई उससे अपनी दरख्वास्त लिखवाता। बूढ़ों की बैठक और कूली मजदूरों के ताड़ी के अड्डे तक वह समान रूप से स्वाभाविक आंतरिकता से आता और जाता। कोई भी उसे गैर न समझता, सभी उसका सम्मान करते। गंवई गांव में आए कलकत्ता के उस नव युवक के निर्वासन दंड को भी विनोदिनी अंतःपुर की ओर से हल्का करने की भरसक कोशिश किया करती। मोहल्ले का चक्कर काटकर जब वह आता तो पाता कि किसी ने उसके कमरे को बड़े जतन से सहेज संवार दिया है। कांसे के गिलास में कुछ फूलों पत्तों का गुच्छा सजा रखा है और सिरहाने के एक तरफ पढ़ने योग्य कुछ किताबें रखती हैं। किताबों से किसी महिला के हाथ की लेकिन मुंजी लिखावट में विनोदिनी नाम लिखा है। गांव में अतिथि सत्कार का जो आम तरीका है उससे इसमें थोड़ा फर्क था। उसी का जिक्र करते हुए बिहारी जब तारीफ करता तो राजलक्ष्मी कहती, और नहीं तो, और ऐसी लड़की को तुम लोगों ने कबूल नहीं किया। हंसते हुए बिहारी कहता, बेशक हमने अच्छा नहीं किया माँ, ठगा गया। मगर एक बात है, वह ना करके ठगना बेहतर है, ब्याह करके ठगाता तो मुसीबत थी। राजलक्ष्मी के जी में बार बार सोचकर पछतावा करती, यही तो मेरी पतोह होने योग्य थी, क्यों ना हुई भला। राजलक्ष्मी कलकत्ता लौटने का जिक्र करती तो विनोदिनी की आंखें छलछला उठती। कहती, आखिर तुम 2 दिन के लिए क्यों आई बुआ? तुम्हें जानती ना थी तो दिन किसी तरह से कट ही जाते थे अपने। अब तुम्हें छोड़कर मैं कैसे रहूंगी। भावावेश में एक दिन राजलक्ष्मी ने कह ही दिया, तुम मेरी बहू क्यों ना हुई बेटी, मैं तुझे कलेजे से लगाए रखती। सुनकर शर्म से विनोदिनी किसी बहाने वहां से चली गई। राजलक्ष्मी इस इंतजार में थी कि कलकत्ता से विनती अनुरोध का कोई पत्र अवश्य आएगा। माँ से अलग महेंद्र आज तक इतने दिन कभी न रहा था। माँ के इस लंबे विच्छोह ने निश्चय ही उसके सब्र का बांध तोड़ दिया होगा। अतः राजलक्ष्मी व्यग्रता से बेटे के गिड़गिड़ाहट भरे पत्र का इंतजार कर रही थी। बिहारी के नाम महेंद्र का पत्र आया। लिखा था, लगता है माँ बहुत दिनों के बाद मैके गई है, सो बड़े मजे में होंगी। इस बात को भी राजलक्ष्मी ने अपने नजरिए से ही सोचा। महेंद्र ने रूठकर ऐसा लिखा है, बड़े मजे में होंगी। महेंद्र को छोड़कर बदनसीब माँ भला कहीं सुख से रह सकती है। अरे बिहारी, उसके बाद क्या लिखा है उसने, पढ़कर सुना तो जरा। बिहारी बोला, और कुछ नहीं लिखा है माँ। और उसने पत्र को मुट्ठी से भींचकर एक कॉपी में रखा और अपने कमरे के एक ओर थप्प से पटक दिया। राजलक्ष्मी का मन आशंकाओं से कांप उठा। उसने सोचा कि महेंद्र माँ पर इतना नाराज हुआ है कि बिहारी भी उस बात को पढ़कर नहीं सुनाना चाहता। जिस प्रकार गौ के धन पर चोट करके बछड़ा दूध और वात्सल्य का संचार करता है, उसी प्रकार महेंद्र की नाराजगी ने आघात पहुंचाकर राजलक्ष्मी के घुटे वात्सल्य को उभार दिया। उन्होंने महेंद्र को माफ कर दिया। बोली, आहा, अपनी बहू को लेकर महेंद्र सुखी है, सुखी रहे, जैसे भी हो बहुत सुख से रहे। जो माँ उसे छोड़कर कभी एक पल नहीं रह सकती थी, वही उसे छोड़कर चली आई है। इसलिए महेंद्र अपनी माँ से नाराज हो गया है। रह रहकर उनकी आंखें आंसुओं से भरने लगी। आज की कहानी इतनी ही। बाकी की शेष कहानी हम सुनेंगे इसके 3रे भाग में। धन्यवाद। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।